जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पर पीवाईक्यू की इस सीरीज के अगले लेक्चर में। हम यूपीएससी की पीवाईक्यू कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में इसका लाभ उठा सकते हैं। जियोग्राफी की पीवाईक्यू चल रहे हैं जिसमें ये नेक्स्ट लेक्चर है। आज जियोग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगला हम पीवाईक्यू कौन सा करें, किस सब्जेक्ट का करें, कितना महत्वपूर्ण है। यह हर साल यूपीएससी अपने आप बता देता है। हम सिर्फ यहाँ क्वेश्चन आंसर नहीं करते बल्कि स्टेटमेंट से अगली बार कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, क्या महत्वपूर्ण होगा अगले वर्ष के लिए, वह भी डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी की सीरीज भी चल रही है इस चैनल पर, आप उसका भी जाकर लाभ उठा सकते हैं। अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बहुत कुछ आपको फ़ायदेमंद चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज के पहले क्वेश्चन पर। आज हमें विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ पढ़नी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कई बार, और बहुत आसान टॉपिक है। अगर आप ढंग से एनसीईआरटी 11th क्लास कर लेंगे तो बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 2023 में पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कथन 2 पूछा गया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो एक की व्याख्या करता है। दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है। एक सही है, 2 गलत है, एक गलत है, 2 सही है। तो हमने पिछले भी वीडियोज में देखा और एनसीईआरटी में भी पढ़ा था कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन का मतलब है वहाँ हर दिन वर्षा होती है। दोपहर के बाद इस पर क्वेश्चन आ चुका है, और वहाँ जो ए होगा इस चक्कर में गलत होगा, क्योंकि मृदा पोषक तत्व भरपूर मात्रा में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, अभी हम उसको देखेंगे। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये यूपीएससी और अदर स्टेट के लिहाज से। सामान्यतः माना जाता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन की मृदा ऊष्मा और नमी के कारण बहुत समृद्ध होगी, जबकि इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में मृदा समृद्ध नहीं होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के उच्च ताप और नमी के कारण मृदा में मृत कार्बनिक पदार्थ अन्य जलवायु की तुलना में अधिक तेजी से विघटित होते हैं। इस प्रकार इसके पोषक तत्व तेजी से अपघटित हो जाते हैं, और पोषक तत्व नहीं होंगे तो मृदा समृद्ध कैसे होगी। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में वर्षा की उच्च मात्रा अन्य जलवायु की तुलना में मृदा से पोषक तत्वों को अधिक तेजी से निच्छादित कर देती है। तो अगर पोषक तत्व नहीं होंगे तो वो मृदा समृद्ध कैसे होगी, सिंपल सी बात है। 2021 के क्वेश्चन पे चलते हैं। ताड़ तेल बोलते हैं या पॉम ऑयल बोलते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। मैंने बार बार पिछले भी वीडियोज में बताया, जो भी स्थानिक प्रजातियां हैं या प्राकृतिक रूप से पाए जाते वृक्ष हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये चीज़ आप अलग से नोट करते रहिए कि प्राकृतिक क्या है और कौन से पशु जानवर कहाँ के स्थानिक हैं। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल का भी स्रोत है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में भी किया जा सकता है। कौन सा सही है, किया जा सकता है। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। तो हमें पता है पहला क्वेश्चन गलत होना चाहिए, बी सही होगा। 2 और 3 पहला स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। ताड़ तेल दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, ये गलत है। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया में पाम ऑयल मिलता है, ताड़ तेल मिलता है, वृक्ष हैं वहाँ, हम मतलब भारत वहाँ से आयात भी करता है, लेकिन प्राकृतिक नहीं। प्राकृतिक कहाँ का है, ताड़ तेल वृक्ष अफ्रीका में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। पिछले भी वीडियोज में हमने देखा कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन अगली बार स्टेटमेंट में बना सकता है कि ताड़ तेल वृक्ष अफ्रीका में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जिन्होंने पीवाईक्यू किया होगा वो लोग लगा लेंगे। वैश्विक बाजार में बायोडीजल उत्पादन में और विविधता लाने के लिए पाम तेल का एक वैकल्पिक और आशाजनक फीड स्टॉक माना जाता है। वैसे भी जा सकता है, उसने बोला जा सकता है, तो कहीं ना कहीं उपयोग तो किया जा सकता है कि जब जा सकता है जैसा स्टेटमेंट होता है वो 90% सही ही होता है, क्योंकि एक्सट्रीम नहीं होता है। तो वनस्पति तेल भी है, लिपस्टिक इत्र सौंदर्य साधनों में भी इसका उपयोग किया जाता है।
नमी प्रदायक है, मॉइस्चराइजिंग, टेक्सचराइजिंग है गुणों के लिए, ये सब ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पत्ती कूड़ा या लीफ लिटर किसी अन्य जीवों की तुलना में तेजी से विघटित होता है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्राय अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या एपीफाइट यानी अधिपादप के रूप में पनप कर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंच प्रतिष्ठित होते हैं। हिंदी भी ध्यान रखिए, कितनी ज़्यादा टफ हिंदी पूछी जाती है। और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं से में जड़ें जमाते हैं। ये किसका सबसे सटीक विवरण है। अब आप इसको इतना पढ़ के खुद ही आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा कि पूछा क्या है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछते रहे हैं, ऊपर पूरी कहानी देगा, नीचे पूछेगा ये किस जलवायु की विशेषता है। हमने ऊपर देखा, चाहे वो भूमध्य रेखीय जलवायु हो, चाहे वह भूमध्य सागरीय जलवायु हो, उसके बारे में पूछा है। तो ऐसे ही बहुत सारा कंटेंट देंगे और नीचे एक शब्द में क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछ लेंगे। तो ऐसे किसकी विशेषता है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन सघन और पत्तों वाले होते हैं, जहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होती हैं। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं, मतलब बहुत लंबे पेड़ होंगे, कुछ छोटे फिर उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे, फिर झाड़ियाँ भी। तो ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। इन वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक होती है। और ये ध्यान रखिए, इतने घने वृक्ष होते हैं कि इनकी जो प्रकाश है ऊपर से वो जमीन पर पहुंच नहीं पाता। ये भी स्टेटमेंट एक बार पूछा गया है। चूंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने और फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इसी अन्य बायोम की तुलना में यहाँ पत्ती कूड़ा तेजी से विघटित होता है, जिससे मिट्टी की सतह प्राय अनावृत होती है। इसमें प्रमुख रूप से पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियाँ ये महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी वृक्ष प्रजातियाँ पाई जाती हैं? रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी। 2013 के क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? अभी हमने ऊपर कौन सा देखा था? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और यहाँ क्या है? विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता। तो ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके कीट निरंतर वितान बनाते हो। क्वेश्चन का स्टेटमेंट सही होना चाहिए, गलत। बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो, उसमें अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। आपको सही उत्तर का चयन करना है, सही है या गलत, उस पर भी आप सर्किल करते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन, जो कई बार एग्जाम में एक आध क्वेश्चन गलत टिक हो जाते हैं, वो नहीं होंगे, क्योंकि हम सही लगाकर आते हैं और वो गलत पूछ लेता है। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका डी वाला। 1 2 3 तीनों सही हैं, क्योंकि अभी हम ऊपर देख कर आए, तीनों का आंसर सही होना चाहिए। विषुवतीय वन विषुवतीय रेखा के सहारे सामान्यतः 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। अमेजन इसी में आएंगे, कॉन्गो बेसिन इसी में आएगा। क्वेश्चन ऑलरेडी दोनों से पूछे जा चुके हैं। इंडोनेशिया वाला क्षेत्र खासकर बोर्नियो और सुमात्रा से जो वन होते हैं वह विषुवतीय वन होते हैं। इन वनों में लंबवत स्तरीकरण पाया जाता है, जो अभी ऊपर भी पढ़ा था कि बड़े से लेकर छोटे तक सारे पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। भूमितल से सबसे ऊपरी वन वितान तक विभिन्न ऊंचाई पर 5 स्तर पाए जाते हैं, अभी ऊपर व्याख्या में पढ़ा। विषुवतीय वनों में जैव विविधता चरम स्तर पर पाई जाती है, क्योंकि पानी खूब है और प्रकाश खूब है। जब जहाँ भी टेम्परेचर और रेनफॉल मिलेगा वहाँ बढ़िया सी खेती और एग्रीकल्चर और कृषि और आपका पेड़ वृक्ष सब बढ़िया से होंगे। ये पादप धरातल के बजाय किसी अन्य पादप के तने अथवा शाखाओं पर आते हैं। ये वायु से नमी प्राप्त करते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। विषुवतीय वनों में प्राणी जातियों की असंख्य प्रजातियां हैं। यहाँ पर वनस्पतियों में वर्ष भर वृद्धि होती रहती है, अतः आहार की उपलब्धता आपूर्ति साल भर बनी रहती है। परिणाम स्वरूप प्राणियां को प्रवसन नहीं करना पड़ता, यानी यहाँ से दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहीं पर उनका जो आवश्यकताएं हैं पूरी होती रहती है। इन वनों में महोगनी अभी ऊपर ही देख कर आए, महोगनी, रोजवुड, अबनुज, रबड़, सिंकोना, ताड़, नारियल। 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ, एक रबड़, एक ताड़ और तीसरा नारियल। ये तीनों यहीं पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरण होता है? मरुस्थल क्षेत्र में जल ह्रास को, यानी जल जो है वो वाष्पीकृत ना हो जाए, उसको रोकने के लिए पत्तियों या पत्तों में कौन सी चीज़ें होती हैं? तो क्या पत्तियां कठोर एवं मोमी पर्ण की होती, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, पर्ण की जगह कांटे? कौन सा सही उत्तर है? तो ये तो आपने पढ़ा होगा, ये तो आप सबको पता होगा, तीनों इसमें से सही है।
पर्ण की जगह कांटे होते हैं। आप देखेंगे जितने कांटे वाले वृक्ष हैं वह आप कई बार अपने भी क्षेत्र में देखते होंगे, उत्तर प्रदेश बिहार साइड में, कि कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसमें फूल नहीं आते हैं लेकिन वो कांटे होते हैं और वो तना होता है, छोटे छोटे गमलों में लगे होते हैं, तो वह भी मरुस्थल वाले ही पौधे हैं। लघुपर्ण छोटी पत्तियां होंगी तो उनका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वह कम हो जाएगा। एरिया कम हो जाएगा तो वाष्पीकरण कम होगा। जैसे मैं बताऊं आपको, एक गिलास में पानी भर दो तो वो पूरे दिन रखा रहेगा, पानी खत्म नहीं होगा नहीं, और उसी गिलास के पानी को एक आप फर्श पर फैला दो पूरे में, तो 1 घंटे के अंदर पानी गायब हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा किसी चीज का तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, पानी जल्दी से हट जाएगा। वही यहाँ पर है, पत्तियाँ पतली होंगी तो पानी कम इवापोरेट होगा, नहीं वाष्पीकृत होगा। पत्ती चौड़ी होगी तो ज़्यादा पानी वाष्पीकृत होगा, पानी मरुस्थल में कम है तो ऐसी पत्तियाँ होती हैं जो कम पानी वाष्पीकृत करें। कठोर एवं मोमी पर्ण भी होती है, ठीक। मरुस्थलों में उगने वाले पौधों की मरुदभूमि भी कहा जाता है, क्यों क्या जीरोफाइट कहा जाता है। ये शब्द के भी आप याद रखिएगा, ये शब्द पर क्वेश्चन अगली बार आ जाएगा तो पता होना चाहिए। ये पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर जल की मात्रा कम होती है, या ऐसे पौधे इसे प्रयोग नहीं करते। नागफनी हो गया, देख लो आंसर। नागफनी, यूफोर्बिया, एकासिया, केजुराइना मरुस्थलीय पादप के उदाहरण हैं। तो नागफनी तो आपने देखी भी होगी। विशेषता क्या क्या है? आकार में छोटे बहुवर्षीय होते हैं, जलहास को रोकने के लिए कठोर, मोमी, पर्ण, लघुपर्ण, पर्णहीनता, पर्ण की जगह कांटे। मरुद्भिदों में आंतरिक संवहन के लिए आवश्यक जाइलम फ्लोएम तक विश्वविकसित होते हैं। साइंस आपके यूपीएससी में है तो ये क्वेश्चन बायोलॉजी का है, साइंस में भी आ सकता है। थर्ड वाला स्टेटमेंट बायोलॉजी में भी आ सकता है, साइंस में। स्टोमेटा की संख्या कम होती है, रोग युक्त तो अंदर की ओर धसे होते हैं, ये भी बायोलॉजी का ही टॉपिक में कंसिडर किया जाएगा। 2011 का क्वेश्चन देखते हैं। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिया जाए, उष्णकटिबंधीय, देखो उष्णकटिबंधीय पर कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ भी उष्णकटिबंधीय था, विषुवतीय या उष्णकटिबंधीय, यहाँ भी उष्णकटिबंधीय था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत कम कॉन्सेप्ट में आप बहुत अच्छा सा तैयारी कर सकते हैं। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्षावन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है, या वर्षावन में वृक्षों के प्रवृत्तियों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है, या वर्षावन की जातियां धीमी गति से बढ़ती हैं, या विदेशज जातियां वर्षावन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर लेती हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ के आए भी थे, वर्षावन की मृदा में पोषकों का अभाव है। अभी इसका ही ऊपर क्वेश्चन था, यहाँ पर हम बता रहे थे आपको कि यहाँ पर 2023 में क्वेश्चन देखो पूछा गया, उष्णकटिबंधीय वर्षावन की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि वहाँ भरपूर नहीं होती है। और वही 2023 में पूछा गया था, यहाँ देखो 2011 में वही था कि वर्षावन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। तो अगर आप PYQ करके जाएंगे तो 2-4 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। और मैं तो बताता भी रहता हूँ आपको, हिस्ट्री कराई उसमें भी आपको बताता रहा कि देखो ये रिपीट हुआ, देखो ये रिपीट हुआ। अब जियोग्राफी में भी बता रहा हूँ, और पॉलिटी में तो बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं जो आगे कराएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट हम PYQ में कराएं मंडे से। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में तापमान एवं वर्षा की उच्चता जहाँ एक तरफ सघन वनस्पतियों के उत्पन्न होने के लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध कराते हैं, वहीं दूसरी ओर इन वनों में वृहद स्तर पर संपादित जैव अपघटन सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करते हैं जो मृदा की ह्यूमस का भक्षण कर जाते हैं। इससे मृदा की उर्वरता में कमी होती है। तो एक स्टेटमेंट तो आपको पता ही हो जाए कि जो विषुवत रेखा पर है तो वहाँ की मिट्टी उर्वर नहीं है। मतलब ऐसा है कि कतई उर्वर नहीं है, ऐसा नहीं है, उर्वर है लेकिन तो उतना अच्छी उर्वर नहीं है कि वहाँ ढंग से बढ़िया वाली खेती हो जाए या बढ़िया वाली चीज़ें उत्पन्न हो पाएँ। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में भारी वर्षा की स्थिति में ऊपरी उर्वर मृदा का बृहद स्तर पर अपरदन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए, जिससे इन वनों की मृदा परतें पतली हो जाती है। मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों के बहाव से इन मृदाओं में पोषकों का अभाव हो जाता है, जिससे वनस्पतियों का शीघ्र पुनरुत्पादन संभव नहीं होता। यानी अब आप ये तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अब आपको रट जाएगा कि अगर ऐसा स्टेटमेंट आ गया तो हम सही लगा के आएंगे कि यहाँ पर पोषक तत्वों का अभाव है। एक और टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरीकरण, छोटा सा टॉपिक है, ये भी कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। 2024 का पहला क्वेश्चन, जिसके चक्कर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे लोग कि क्या सही होगा इसका आंसर, लेकिन फाइनली
तीनों सही थे। चलो पढ़ लेते हैं। ऊपर कुछ नाम दिए हैं, इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। उपयुक्त में से किन देशों का उल्लेख प्राइम मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा हाशमान जनसंख्या के लिए कहा जाता है? तो इसमें जापान सबको पता था कि जापान राइट है। दक्षिण कोरिया भी आदमी को ठीक ठीक पता था कि हाँ होगा। लेकिन इटली का बहुत रेयर कहीं करंट अफेयर्स में आके और चला गया होगा, तो बहुत लोगों को इटली वाला मैटर नहीं पता था। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये था कि 1 to 4 होगा कि केवल 2 और 4 होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन भी दिए गए थे यूपीएससी के द्वारा, क्योंकि उन्हें पता था कि बेटा तुम फंसोगे और हम फंसा लेंगे, तभी दोनों ऑप्शन थे। तो जो 2 और 4 देखेगा वो 2 4 लगा के आएगा। लेकिन यहाँ पर आयोग के द्वारा आंसर दिया गया ए, 1 to 4, यानी इटली भी सही है वहाँ की। तो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ने का फ़ायदा यही है कि आप न्यूज़पेपर पलटते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ कुछ तो इटली वाला पढ़ा था, तो क्वेश्चन सही हो जाता है। हाल ही में इटली, जापान, दक्षिण कोरिया का उल्लेख मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर के रूप में हुआ। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर विश्व में सबसे कम है। हम लोग जापान जापान करते रहते हैं, यहाँ तो दक्षिण कोरिया की सबसे कम है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 में चेतावनी दी थी, दक्षिण कोरिया वर्ष 2100 तक अपनी जनसंख्या को आधा करने की राह पर है। जापान लगातार 8वें वर्ष रिकॉर्ड निम्न जन्म दर के साथ प्रमुख जनसांख्यिकीय चुनौती का सामना कर रहा है। वर्तमान प्रजनन दर 1.374 जन्म है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सबसे हालिया आंकड़ों के चिंताजनक गिरावट का पता चलता है। इसके अनुसार वर्ष 2023 में केवल इतने बच्चों का जन्म हुआ जो पिछले वर्ष से 5% कम है। ठीक है। इटली की जन्म दर वर्ष 2023 में रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई। लगातार 15वीं वार्षिक गिरावट है। यहाँ प्रजनन दर गिरकर 1.20 बच्चे रह गई। स्थिर जनसंख्या के लिए 2.1 की आवश्यकता है। ये लाइन आपको रटी होनी चाहिए हर समय, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कितनी चाहिए? 2.1 होनी चाहिए प्रजनन दर। अगर स्थिर जनसंख्या रखनी है आपको तो इससे कम है तो भी खतरनाक, इससे ज़्यादा है तब भी खतरनाक है। ये एग्जैक्ट है, इतना होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में महिलाएं अपने जीवन काल में औसत 2.33 बच्चों को जन्म देती हैं। हालांकि यह दर कम हो रही है, फिर भी यह जनसंख्या वृद्धि में जारी है। तो जनसंख्या 2.1 से तो ज़्यादा ही, भले कम ज़्यादा है, बहुत रेयर ही ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ज़्यादा है तो ज़्यादा है, दैट्स इट। 2.1 से ज़्यादा है तो ज़्यादा है। दक्षिण अफ्रीका में कामकाजी उम्र की जनसंख्या में कमी आने की कोई आशंका नहीं है, जबकि यहाँ कई उच्च आय वाले देश हैं। फिर भी जनसंख्या संरचना के अनुमानों से पता चलता है कि यहाँ वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में वृद्धि होगी। 2022 के अनुसार दक्षिण अफ्रीका की जनसंख्या में वृद्ध नागरिकों की हिस्सेदारी 5.9% है। इस प्रकार वहाँ की जनसंख्या अभी वृद्ध नहीं हुई है। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक आबादी वाला देश है, तो आपको ये भी फैक्ट पता होना चाहिए। साथ ही यह विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश भी है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 215 मिलियन है, सातवां सबसे बड़ा देश। इस देश की जनसंख्या वृद्धि लगातार उच्च रही है। 1960 के लगातार 2% से अधिक रही है, अब 2.41% है। सबसे कम प्रजनन दर वाले शीर्ष 10 देश विश्व बैंक की रिपोर्ट है ये, आप इसको पढ़ सकते हैं। ताइवान है, फिर दक्षिण कोरिया है, फिर सिंगापुर है, यूक्रेन है, हांगकांग है, मकाऊ है, इटली है, मोल्दोवा है, प्यूर्टोरिका है, स्पेन है। अब आप एक बार इसको देख लेंगे, अगर दोबारा क्वेश्चन आया तो आपको ये याद रहेंगे। अगर आप देखें तो स्पेन, इटली, हांगकांग, यूक्रेन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ये तो आपको अवश्य पता होना चाहिए। बाकी मोल्दोवा, आप बताइए मोल्दोवा कहाँ पर है, क्या ये लैंड लॉक कंट्री है? तो जब 22 में चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीडी बीडी एक वृहद शरणार्थी बस्ती है। करंट अफेयर्स का ये भी क्वेश्चन है, उस समय करंट अफेयर्स में रहा था ये, लगभग सभी का सही होगा। दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीडी बीडी में रहते हैं। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। तो क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन आपको अफ्रीका में, आपने और भी ऊपर क्वेश्चन देखे थे, मैंने बताए थे, अफ्रीका में जो घटनाएं घटित होती रहती, कभी तख्ता पलट हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, वहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, और सिर्फ अफ्रीका में नहीं, पूरे देश में जहाँ भी चीज़ें होती हैं। इस बार सीरिया और लेबनान इसराइल वाला मैटर था, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। तीनों स्टेटमेंट उसमें गलत थे। ठीक है, इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें 2 और 3 सही होंगे। पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि केन्या था, क्या था, पीढ़ी पीढ़ी शरणार्थी बस्ती उत्तर पश्चिमी युगांडा में एक शरणार्थी शिविर है, ना कि केन्या में है।
तो ये आसान सा क्वेश्चन था, केन्या कट करके सबको पता था, युगांडा की बातें हो रही हैं, उस समय करंट अफेयर्स में था ये। ठीक है, तो ऐसा कभी कोई क्वेश्चन हो, गृह युद्ध के कारण सूडानी शरणार्थी देश से पलायन कर चुके हैं, बीड़वाड़ी विश्व की सबसे बड़ी शरणार्थी बस्ती थी, केन्या में ददाब शरणार्थी संकुल, पहला शिविर सोमालिया के गृह युद्ध। तो इससे पहले भी हम अफ्रीका के कुछ देशों में कहाँ गृह युद्ध हो रहा है, कहाँ तख्तापलट हो रहा है, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो जब 12 में चलते हैं, आर्थिक विकास से संबद्ध जननांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास से संबद्ध जननांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, कौन सी विशिष्ट है? नीचे दिए गए को सही क्रम चुनिए। तो इसका सही क्रम होना चाहिए सी, 2 3 1, यानी 2 3 1। उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर हो, फिर निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, और फिर निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। व्याख्या देख लेते हैं। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन W.M. थॉमसन ने 1929 में किया। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय फ्रैंक नोटेनस्टीन को जाता है। इन्हें जननांकीय जगह जनक माना जाता है। ये सब हमें इतनी आवश्यकता नहीं है। प्रथम अवस्था, इसमें जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही ऊंची होती है, जिसके चलते जनसंख्या वृद्धि स्थिर या बहुत धीमी होती है। दूसरी अवस्था, मृत्यु दर में कमी, निम्न मृत्यु दर और जन्म दर का ऊंचा बना रहना होता है, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था होती है। फिर निम्न दर मृत्यु दर हो जाती है, जन्म दर, और ये आपका मेंस में भी काम आ जाएगा, ये मेंस के लिए काम का है। इस अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी तो आती है, लेकिन जनसंख्या की भयावह स्थिति बनी रहती है। चौथी अवस्था है, इसमें जन्म दर की नियंत्रित और जन्म निम्न दर तथा मृत्यु दर की भी नियंत्रित तथा नीचे दर देखी जाती है। इस अवस्था में स्थिर जनसंख्या तथा जनसंख्या के गिरने की संभावना देखी जाती है। पांचवी अवस्था है, इसमें जन्म दर अत्यंत निम्न और मृत्यु दर से कम होती जाती है, मृत्यु दर भी निम्न होती है, जिसके चलते जनसंख्या के आकार में कमी देखी जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया भी इसी में रखेंगे हम। तो आज का इतना ही था। हमने 2011 से लेकर 2024 तक के सभी जियोग्राफी के क्वेश्चंस कर लिए, चाहे वो वर्ल्ड जियोग्राफी हो, इंडियन जियोग्राफी हो, या कोई भी जियोग्राफी हो। 2011 से 2024 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बहुत बड़ा माइलस्टोन कंप्लीट हो गया। इससे पहले हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब आप कमेंट में बताइएगा कि अगला हम कौन सा PYQ का सब्जेक्ट लें। आप बने रहिएगा, और बहुत कुछ जो भी आपको टफ लग रहा है आप कमेंट करिए, टेलीग्राम में बताइए, हम उसको आपके समक्ष उपस्थित कर देंगे, और बहुत ही सरल भाषा में। बाकी लाइक कमेंट कर ही दिया होगा आपने। आज का छोटा वीडियो बन रहा है क्योंकि ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट क्या ही बनाए। नया दिन, नई शुरुआत होगी मंडे से। आप कमेंट करेंगे क्या पढ़ना है, उसके हिसाब से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।